लगातार 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत से बीजेपी की टॉप लीडरशिप परेशान है और इसे लेकर लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से आखिर तीसरे फेज के बाद से वोटिंग बढ़े और उसका लाभ बीजेपी को मिले। इसके लिए बीजेपी ने बूथ जीतो चुनाव जीतो की जो रणनीति लगातार वो अपनाती थी उस पे और अटैकिंग मोड में काम करने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, चुनाव से पहले बूथ जीतो चुनाव जीतो के तर्ज पे जब वोटिंग स्लिप लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं के पास जाते हैं तो साथ में अब अक्षत भी भेजा जा रहा है। एक तरह से राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था उस वक्त भी अक्षत बांटे जा रहे थे निमंत्रण के तौर पर, उसी तरह वोटिंग स्लिप के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अक्षत दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आइए और चुनाव में वोट डालिए। पंचायत चुनाव की तर्ज पर बीजेपी के कार्यकर्ता अब तीसरे फेज से जमीन पे उतरने वाले हैं। बीजेपी का प्रयास है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी उनका जो 400 प्लस का टारगेट है वो पूरा होगा और बीजेपी के 370 प्लस का टारगेट पूरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार अपने सभाओं में ये कहते हैं। इसलिए अब बीजेपी ने माइक्रो स्तर पे बूथ लेवल की मैनेजमेंट शुरू किया है ताकि मतदाता बड़ी संख्या में जाकर वोट दे। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनडीए में शामिल जनता दल सेक्युलर ने आखिरकार प्रज्वला रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हालांकि पार्टी ने अब तक उन पर उनकी बर्खास्तगी को लेकर कोई फैसला नहीं किया और यह कहा है कि फिलहाल तो कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी अश्लील वीडियो कांड की पूरे मामले की जांच में जुटी है और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती उन्हें पार्टी से निलंबित किया जाता है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और एसआईटी को सहयोग देने की भी जनता दल सेक्युलर के सर्वे सर्वा कुमार स्वामी ने सहयोग देने की बात की है। उधर लगातार कांग्रेस और दूसरे संगठनों से पड़ रहे दबाव के चलते राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आखिरकार अपने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कर्नाटक के डीआईजी को पत्र लिखा है। 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है जिसके आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश जारी है और कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी स्वराज अपने नामांकन के लिए निकल चुकी है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी उनके रोड शो में पहुंचे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है, नेता है और जामनगर जो है वो वहाँ पर अपना नामांकन जो है वो भरेंगी। नई दिल्ली वो लोकसभा सीट है जो कि सबसे पुरानी है अभी तक, यानी कि जो अस्तित्व में आई वो सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। साथ ही साथ हाई प्रोफाइल भी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे चेहरे नई दिल्ली लोकसभा सीट से न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जीते और उसके बाद सरकार में मंत्री भी बने। ऐसे ही चौके छक्के वो लगाती रहेंगी। लंबी यानी कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये जुलूस है जो नामांकन में पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली का ये मुकाबला कितना दिलचस्प मोड़ लेगा। कैमरामैन आपके साथ मुंबई में महाविकास आघाड़ी और महायुति के दिग्गज उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले पीयूष गोयल ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। बोरीवली में स्थित गणेश मंदिर में उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की, फिर वहां से उन्होंने संजय गांधी नेशनल पार्क तक रोड शो निकाला। उसके बाद पीयूष गोयल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और वहां पर पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आपको बता दें मुंबई की उत्तर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा 2 बार के सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। अमित शाह के वायरल हो रहे एडिटेड वीडियो के मामले में गुजरात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद के साइबर सेल ने अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के पीए
सतीश वंसोला भी शामिल है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार दूसरा व्यक्ति आरबी बारिया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो वायरल करने के आरोप में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मुंबई बीजेपी नेता प्रतीक करपे ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 153, 153A, 171G, 459 और 50501B के तहत मामला दर्ज कर ये दोनों गिरफ्तारियां की गई हैं। गौरतलब है कि अमित शाह का एक भाषण का वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य रोड शो का आयोजन 5 मई को करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी और संगठन ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के अयोध्या आगमन के कार्यक्रम की जानकारी कल ही पार्टी पदाधिकारियों के पास पहुंची थी। इसके बाद चुनाव की कोर कमेटी की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विचार शुरू कर दिया गया है। पीएम यहां पर कहां से कहां तक रोड शो करेंगे, इसका भी खाका खींचा जा रहा है। इस दौरान पीएम की ओर से रामलला के दर्शन करने की भी संभावना जताई जा रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री के रोड शो का असर अवध क्षेत्र की बाकी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। कैमरा पर्सन मिंटू कुमार सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल ने अपना इलेक्शन सॉन्ग जारी किया। इस पूरे सॉन्ग में तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार में जो उपलब्धियां हासिल की है उसका बखान किया गया है, चाहे बात 4 लाख नौकरी की हो या फिर जातीय जनगणना की हो। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की 17 महीनों की उपलब्धियां को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो सॉन्ग जो है वह आरजेडी ने जारी किया है और साथ ही यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की कमान होगी तो बिहार खुशहाल होगा। अपने चुनाव प्रचार में भी तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सामने अपने 17 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धि को रख रहे हैं। साथ में यह भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें आने वाले समय में मौका मिला तो वो बिहार के लिए और बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने एक फैसले से महागठबंधन को टेंशन में ला दिया है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि बिहार में जिन 5 चरणों में मतदान होने हैं वहां 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को वो उतारेगी। इससे पहले बिहार में 9 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक सीट किशनगंज में ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, जहाँ से उसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान खड़े हुए थे। जिन 9 लोकसभा सीटों का ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है उनमें जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, काराकाट जैसे सीट हैं और इन सीटों पर असली खासी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है तो कहीं न कहीं महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि आरजेडी के कहने पे ही उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे वो 3 लोकसभा सीटों में नहीं उतारे थे, सिर्फ किशनगंज में उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें धोखा मिला है उसके बाद उन्होंने हर सीट पर करीब 9 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीते 24 घंटे में दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष रहे और पिछले 6 बार से कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एक ओबीसी चेहरा राम निवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और गौर करने वाली बात यह है कि भिंड में आज राहुल गांधी की सभा थी। यहाँ पर राहुल गांधी मंच से भाषण दे रहे थे और बीजेपी पे निशाना साध रहे थे और उस वक्त उसके सभा के ठीक कुछ मिनटों बाद ही मुरैना जो लोकसभा सीट है यहाँ पर आने वाली विजयपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और डॉक्टर मिश्रा की मौजूदगी में मंच से राम निवास रावत जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता या प्रत्याशी अपना कांग्रेस छोड़कर अब
बीजेपी के साथ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक सियासी दिग्गज लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में अब राज ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। कहा जा रहा है कि 4 मई की शाम राज ठाकरे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए सभा को संबोधित करेंगे। नारायण राणे को बीजेपी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले गुड़ी पाड़वा के दिन राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी पार्टी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन करेगी। अटकल ये भी थी कि हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी चुनावी मैदान में भी उम्मीदवार उतारे। इसको लेकर राज ठाकरे ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन चर्चा के दौर के बाद ये फैसला लिया गया राज ठाकरे की ओर से कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेगी, बल्कि सिर्फ प्रचार करेगी और बिना शर्त करेगी। जानकारों की माने तो राज ठाकरे को सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती। अब राज ठाकरे का ये चुनाव प्रचार बीजेपी को कितना मददगार साबित होता है, ये 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल एक बार फिर से अशांत होना शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है हिंसा की गतिविधियां देखी जाती है और जगह जगह पे बमों के द्वारा हमला किया जा रहा है। इस बार ऐसी घटना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में शुरुआत हुई है और यहीं पे टीएमसी के 2 गुट के जो आपस में भिड़ गए और एक गुट दूसरे गुट के ऊपर बमबाजी करने लगा। इसमें करीबन दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जगह जगह बमों की रिकवरी कर रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने के लिए बमों को फेंका जाता है, लोगों को निर्वाया धमकाया जाता है। ऐसी स्थिति एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में देखी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना रनौत पर आरएसएस स्पष्ट करे अपनी स्थिति। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। विक्रमादित्य सिंह ने पूछा कि क्या आरएसएस भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कंगना ने खान पान को लेकर जो बातें कही थी, आज उन पर आरएसएस का स्पष्टीकरण आना जरूरी है, क्योंकि कंगना हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही है। आरएसएस विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संगठन है, ऐसे में आरएसएस को यह स्पष्ट करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल देवभूमि में आकर कर रही है जिसे मुंबई में टपोरी कहा जाता है। उन्होंने कंगना को मंडी शहर के ऐतिहासिक शहरी मंच पर खुली बहस की चुनौती दी है। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। पंजाब की राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है और इसी के चलते ही कांग्रेस पार्टी ने भी 12 सीटों का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है कि कांग्रेस एक एक सीट को लेकर काफ़ी गंभीर है और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से उतारा गया है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज हैं उनको गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को लुधियाना में रवनीत बिट्टू के खिलाफ उतारा गया और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एक एक सीट के ऊपर पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और जो कांग्रेस की सेना है उसको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जब पंजाब का रण पूरी तरह से गरमा जाएगा तो कांग्रेस कितनी सीटों पर अपनी विजय पताका लहरा पाएगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के नए चीफ की कमान संभाल ली है। यह उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली है। आपको बता दें कि इन्होंने कई अलग अलग पदों पर काम किया है। इसमें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में उनका हालिया कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने 4 जनवरी 2024 को नौसेना स्टाफ के 38वें वाइस एडमिरल की भूमिका संभाली थी। एडमिरल त्रिपाठी सैनिक सोलहवीं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के एक्स स्टूडेंट हैं। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, वो देश के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। आपको बता दें कि अगले 1 साल का उन्होंने पूरा रूपरेखा तैयार कर रखा है। भारतीय नौसेना के पास सबसे अहम रोल जो है अरब सागर के पास जो है चीन की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जाता है और जो समुद्री लुटेरे हैं उन्हें कैसे समुद्र से खत्म किया जाए, अगले 1 साल का
नए नौसेना चीफ ने खाका भी तैयार कर लिया है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, दिल्ली। कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बिन मौसम की बारिश और बर्फबारी के चलते आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। आज कश्मीर घाटी में अधिकतर जो नदी नाले हैं इनमें पानी का बहाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जल स्तर काफी ऊंचा हो गया है सभी नदी नालों में। और इसके चलते एहतियात के तौर पर यहाँ प्रशासन को आज कश्मीर घाटी के सभी जो कॉलेज, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर क्लास वर्क सस्पेंड करना पड़ा। मध्य कश्मीर के सोनमर्ग इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ पर्यटक भी शामिल थे। और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर जो नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और जो पहाड़ी इलाके हैं जहां ताज़ा बर्फबारी हुई है वहां पर भी लोगों को बर्फीले तूफानों की आशंका के चलते पहाड़ों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के परनौत इलाके में जमीन धंस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। रामबन गुल रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है। न्यूज़ 24 पहुंचा है उसी जगह पर जिस जगह पर लोगों को अपने घरों से बेघर होने पे मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि करीब 50 से 60 घर ऐसे हैं जो बेहद ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से कुछ घर जो हैं जमींदोज हो चुके हैं। ये आप देखिए कि सड़क कितनी ऊपर जो है वो जा चुकी है और आगे का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे जो रामबन गुल जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप सड़क को देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई मलबा हो, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये सामने का आप इलाका देखिए, जो पहाड़ हैं वो लगातार दहक रहे हैं। एहतियातन प्रशासन की ओर से जो लोग यहाँ पर रहते थे परनौत गांव में, उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। देखिए कि कैसे तमाम इलाका है पूरी तरह से तबाही ही तबाही जो है वो दिखाई दे रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रामबन, परनौत।